Hello friends, last lecture we have discussed reductions under the head PGPP starting from section 30 ending with section 37(1). इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं स्पेसिफिक डिसअलाउंसेस अंडर द हेड पीजीपीपी, यानी एक्ट में बताए गए हैं कि ये एक्सपेंडिचर का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो लेट अस लुक एट द लिस्ट। पैरा 5.22 सेक्शन नंबर 37(2)(b). सेक्शन 37(2)(b) ये कहता है कि आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा फॉर द एक्सपेंडिचर विच यू हैव इनकर्ड ऑन एडवर्टाइजमेंट इन सोवेनियर, ब्रोशर, ट्रैक्ट, पैम्पलेट और लाइक पब्लिश्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी। तो 37(2)(b) क्या कहता है, अगर आपने एडवर्टाइजमेंट दिया है सोवेनियर, ब्रोशर, ट्रैक्ट, पैम्पलेट और सिमिलर थिंग पब्लिश बाय होम पॉलिटिकल पार्टी, तो आपको उस एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि जब आप पीजीपीपी की इनकम तय करेंगे तो ये एक्सपेंडिचर क्या करेंगे, डिस अलाउ करेंगे या एड बैक करेंगे, क्योंकि नॉर्मली हम ये एक्सपेंडिचर पीएनएल में डेबिट करते हैं, लेकिन 37 सबसेक्शन 2 भी ये कहता है कि एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, डिस अलाउ करेंगे या एड बैक करेंगे। लेकिन ध्यान दे, यही एक्सपेंडिचर को फिर हम डिडक्शन ले पाएंगे अंडर सेक्शन 80 जीजीबी एंड जीजीसी। जब हमारी ग्रॉस टोटल इनकम निकलेगी उसमें से हमें क्या मिलता है, रिडक्शन अंडर 80C2 ATU। उसके अंतर्गत दो सेक्शन है, 80 GGB एंड GGC, डिपेंडिंग अपॉन यू आर कॉर्पोरेट एसएससी और नॉन कॉर्पोरेट एसएससी। एनी कंट्रीब्यूशन मेड टू पॉलिटिकल पार्टीज अलाउएबल एज डिडक्शन। ऑफ कोर्स देयर आर सम कंडीशंस अंडर 80 GGB एंड GGC, लेकिन अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को तो आपको 80 GGB या जीजीसी के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो इंपैक्ट क्या आएगी, डबल इंपैक्ट आएगी। पीजीपीपी हेड में जब हम इनकम तय करेंगे तो हम डिसअलाउ करेंगे और बाद में हम डिडक्शन लेंगे ग्रॉस टोटल इनकम में से सिमिलर एक्सपेंडिचर का, अगर हमने 80 जीजीबी या जीजीसी की कंडीशन मीट कर ली। तो आई थिंक क्लियर ऑन 5.22। आगे चलते हैं 5.23। 5.23 इज नथिंग बट द सेक्शन 40। सेक्शन 40 गिव्स अ लिस्ट ऑफ डिसअलाउएबल एक्सपेंडिचर, यानी ये एक्सपेंडिचर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। मैंने आपके लिए जो सेक्शन 40 रखा है स्क्रीन पे, दिस इज नथिंग बट आई हैव पिक्ड अप फ्रॉम द इनकम टैक्स एक्ट एज इट इज। तो इनकम टैक्स एक्ट में से मैंने कॉपी करके एज इट इज जो सेक्शन लिखा है एक्ट में, वही मैंने आपके सामने रखा है। तो ध्यान दे क्या कहता है सेक्शन, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्री इन सेक्शन 30 to 38, यानी सेक्शन 30 to 38 उसको भूल जाए, अभी जो भी लिखा है उसको भूल जाए, ये आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। फॉलोइंग शैल बी डिडक्टेड व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड पीजीपीपी। क्या डिडक्शन नहीं मिलेंगे, पैरा 5.23A। पहला है सेक्शन 40A1। 40A1 ये कहता है कि आप अगर आप पेमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज और अदर सम, और ये पेमेंट हो रहा है आउटसाइड इंडिया, या पेमेंट आप कर रहे हैं किसको, नॉन रेसिडेंट को, और उसके ऊपर आपने टीडीएस नहीं काटा, ध्यान से देखें, उसके ऊपर आपने टीडीएस नहीं काटा और आफ्टर डिडक्शन आपने ये टीडीएस जमा नहीं करवाया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और एटलीस्ट बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, तो आपका ये जो इंटरेस्ट का पेमेंट है या रॉयल्टी का पेमेंट है या टेक्निकल सर्विसेज का पेमेंट है या कोई अदर सम है जो इंडियन इनकम टैक्स में नॉन रेसिडेंट के हाथ में चार्जेबल है, जिसके ऊपर आपने टीडीएस नहीं काटा या काटने के बाद जमा नहीं करवाया बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, तो वो एक्सपेंडिचर आपका डिसअलाउ हो जाएगा। दैट इज 40A1। फिर 41 आगे कहती है, कुछ प्रोवाइजो लिखा है। प्रोवाइजो कहता है कि अगर आपने टीडीएस नहीं काटा लेकिन टीडीएस आपने दूसरे साल में काटा, तो उसका डिडक्शन मिलेगा इन द ईयर इन विच यू हैव डिपॉजिटेड टैक्स। तो आपको टीडीएस काटना था पहले साल में, लेकिन आपने टीडीएस नहीं काटा और सब्सिक्वेंट ईयर में टीडीएस काटा, तो वो कहते हैं कि आपको डिडक्शन मिलेगा जिस साल टीडीएस जमा करवाएंगे उस साल। या हो सकता है आपने टीडीएस काट लिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर लेकिन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के पहले जमा नहीं करवाया, तो भी ये सेक्शन आगे कहता है, प्रोवाइजो आगे कहता है कि इट वुड बी पेड आफ्टर ड्यू डेट, तो कोई बात नहीं, यू विल गेट डिडक्शन इन द ईयर इन विच यू हैव डिपॉजिटेड। इन शॉर्ट प्रोवाइजो ये कहता है अगर आपने टीडीएस नहीं काटा और बाद में काटा, सेकंड ईयर में काटा, तो आप जब जमा करवाओगे तब डिडक्शन मिलेगा। दूसरी संभावना है आपने टीडीएस काटा लेकिन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के पहले जमा नहीं करवाया, तो कोई बात नहीं, पहले साल के लिए डिसअलाउ हो जाएगा। फ्यूचर में जब आप जमा करवाओगे उस साल आप क्या ले लो, डिडक्शन ले लो। ये प्रोवाइजो है, ये सारा डायरेक्ट है। और एक और प्रोवाइजो है, इस प्रोवाइजो को हम पढ़ेंगे सेक्शन 2011 जब हम टीडीएस पढ़ेंगे तब। तो टीडीएस में हम पढ़ेंगे इसको, चैप्टर 27 है हमारी बुक में। चैप्टर कौन सा है, 27। जब हम टीडीएस पढ़ेंगे और उसके अंदर खास करके
सेक्शन 2011 का फर्स्ट प्रोवाइजो हम निपटा लेंगे, उसके बाद मैं आपको एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल बताऊंगा विच इज कनेक्टेड विद सेक्शन 40A1 एज वेल एज सेक्शन 2011. तो लेट अस लुक एट हाउ इट विल बी अंडरस्टूड इन अ ग्राफिकल वे. तो चार्ट के फॉर्म में कैसे समझा जाएगा, ध्यान से देखें. पे अटेंशन. सेक्शन 40A1 ये सेक्शन डील करती है यू आर मेकिंग पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट अदर देन सैलरी. अभी इतना याद रखें, ये सेक्शन किससे डील करती है, यू आर मेकिंग पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट अदर देन सैलरी. हमें सवाल पूछना है क्लाइंट को, क्या उसने जो पेमेंट नॉन रेसिडेंट किया है उसको लेकर टीडीएस काटा है 2021 के दौरान. जो पेमेंट हुआ है उसका टीडीएस उस साल में काटा है. अगर आंसर आया ना तो कोई दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है, कब पेमेंट किया वो भी अभी देखने की जरूरत नहीं है. अगर टीडीएस नहीं काटा है, ध्यान से सुने मुझे, अगर टीडीएस नहीं काटा है तो फिर आगे कुछ सोचना नहीं है. पहले तो उस एक्सपेंडिचर को डिसअलाउ कर देना है उस प्रीवियस ईयर 2021 के लिए. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अगर टीडीएस ही नहीं काटा है पूरे साल के अंदर तो फिर पेमेंट कब किया अभी उसको, इसकी चिंता छोड़ दें. पहले उसको क्या करें, डिस अलाउ कर दें उस साल के लिए, फिर अलाउ करें कौन से साल में, जिस साल टीडीएस डिपॉजिट हुआ है उस साल. क्लियर? अगर मान लो टीडीएस काटा है, अच्छी बात है, आपके क्लाइंट ने टीडीएस काटा है, तो फिर आगे सवाल पूछो, क्या ये टीडीएस ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के पहले जमा हो चुका है? अगर आंसर आया हाँ, अगर ये टीडीएस ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के पहले जमा हो चुका है तो ठीक है, ये एक्सपेंडिचर आपको डिडक्शन मिल जाएगा उसी साल में जिस साल का एक्सपेंडिचर था. तो एक्सपेंडिचर कौन से साल का था, 2021 का, तो डिडक्शन भी कौन से साल मिल जाएगा आपको, 2021 में. लेकिन अगर टीडीएस ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के पहले जमा नहीं करवाया है तो पहले तो ये एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, 2021 के लिए डिसअलाउ हो जाएगा. फिर आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं, कब, इन द ईयर इन विच टीडीएस हैज बीन डिपॉजिटेड. तो बहुत सिंपल सा चार्ट है. पहला ये चेक करना है, टीडीएस नहीं काटा है तो दिमाग नहीं लगाना है, क्या करना है, पहले तो आप क्या कर लो, उसको डिसअलाउ कर दो. तो लेट अस लुक एट वन वंडरफुल प्रैक्टिकल ऑन 40A1. पे अटेंशन. प्रैक्टिकल नंबर 30 देखें आप. यहां कंसल्टेंसी फीस चुकाया है एक्स लिमिटेड ने 40,000 रुपए. 40,000 रुपए एक्स लिमिटेड ने कंसल्टेंसी फीस दिया है नॉन रेसिडेंट को, और उसका अकाउंट क्रेडिट किया है 1 फरवरी 21. ये डेट देखें, 1 फरवरी 21, यानी कौन सा प्रीवियस ईयर हुआ, प्रीवियस ईयर हुआ 2021. ठीक है, तो ये खर्चा है कौन सा साल का, प्रीवियस ईयर 2021 का. लेकिन ध्यान दें, उन्होंने टीडीएस काटा कब है, 1 अप्रैल 21 को, यानी 2021 में टीडीएस नहीं काटा है. टीडीएस कब काटा है, 22 में टीडीएस काटा है. तो अभी हमने चार्ट में क्या देखा था, अगर टीडीएस ही नहीं काटा है 2021 में, अगर टीडीएस ही नहीं काटा है तो क्या करना है, पहले तो ये एक्सपेंडिचर को क्या कर देना है, डिस अलाउ कर देना है, सोचना ही नहीं है. तो देखें, तो आंसर क्या होगा यहां, पहले तो ये 40,000 रुपए 2021 के लिए क्या हो जाएंगे, डिस अलाउ हो जाएंगे. ध्यान से पढ़ें, एक्स लिमिटेड फेल्ड टू डिडक्ट टीडीएस ड्यूरिंग 2021, इसलिए 40,000 रुपए पहले क्या हो जाएंगे, डिस अलाउ ड्यूरिंग 2021. ठीक है, अब अलाउ कब होंगे, जब डिपॉजिट करेंगे तब. तो क्वेश्चन में देखें, डिपॉजिट कब हुआ है, मई 21 यानी कौन सा प्रीवियस ईयर, 21-22. तो डिडक्शन कब मिलेगा, प्रीवियस ईयर 21-22. तो एसएससी विल गेट डिडक्शन इन द ईयर इन विच इट इज डिपॉजिटेड, दैट इज नथिंग बट व्हाट, 21-22. तो आई थिंक क्लियर. आगे चलते हैं, दूसरा एग्जांपल. इंटरेस्ट 80,000 रुपए है और डिबेंचर का इंटरेस्ट है वाई लिमिटेड ने चुकाया है जनवरी 10-21 को, यानी खर्चा कौन से साल का है, 2021 का. ठीक है, किसको चुकाना था, ये नॉन रेसिडेंट को चुकाना था इंटरेस्ट. टीडीएस काट लिया उसी दिन, तो बहुत अच्छा किया, प्रीवियस ईयर में टीडीएस काटा है. अगर टीडीएस काटा है तो हमें क्या चेक करना है, क्या ये डिपॉजिट हुआ है बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न. तो वाई लिमिटेड की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न है अक्टूबर 31, 21. क्या है, अक्टूबर 31, 21. और डिपॉजिट कब किया है, ध्यान से देखें, डिपॉजिट हुआ है अगस्त 10 को. तो क्या ये ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के पहले जमा हुआ है, अगर जमा हुआ है, आंसर आया हाँ, तो जिस साल का ये एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर कौन से साल का है, 2021 का, उसी साल आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा. तो आंसर क्या आएगा, आप डिडक्शन ले पाएंगे 2021 में. तो ध्यान से पढ़ें, यहाँ टीडीएस साल में कटा है और डिपॉजिट भी हुआ है बिफोर डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, इसलिए जो 80,000 रुपए है वो डिडक्शन मिल जाएगा इन विच ईयर, 2021 इटसेल्फ. ठीक है, अब आगे चलते हैं. मान ले ऊपर वाले प्रॉब्लम में
जो ऊपर अभी हमने डिबेंचर इंटरेस्ट देखा, उसमें मान लीजिए टीडीएस डिपॉजिट हुआ है दिसंबर को, दिसंबर 21। ध्यान दे ड्यू डेट कौन सी है, अक्टूबर, और डिपॉजिट कब हुआ है, दिसंबर। तो विद इन ड्यू डेट है और आफ्टर ड्यू डेट है, इट इज व्हाट, आफ्टर ड्यू डेट। अगर आफ्टर ड्यू डेट है तो पहले ये 2021 में डिवेंचर इंटरेस्ट डिसअलाउ हो जाएगा, ये 2021 में डिवेंचर इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। और बाद में आप डिडक्शन देंगे कौन से साल में, जब डिपॉजिट किया है तब। डिपॉजिट कब किया है, दिसंबर 21, दिसंबर 21 यानी कौन सा, प्रीवियस ईयर 21 22। तो आपको फिर डिडक्शन कब मिलेगा, प्रीवियस ईयर 21 22 के दौरान। तो आई थिंक क्लियर, तो ये समझ में आ गया, आपके दिमाग में क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं सेक्शन 40A1A। 40A1A डील करती है एनी सम पेएबल टू रेसिडेंट। क्या है, एनी सम पेएबल टू रेसिडेंट। फर्क क्या है 40A1 में, 40A1 में पेमेंट किसको कर रहे हैं आप, नॉन रेसिडेंट को कर रहे हैं या आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं, जबकि 40A1A है वहां पेमेंट किसको कर रहे हैं, रेसिडेंट को कर रहे हैं। तो एक फर्क ये है। दूसरा फर्क क्या है, नॉन रेसिडेंट का पेमेंट है उसके अंदर आप टीडीएस नहीं काटते हैं या काटने के बाद ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के पहले नहीं जमा करवाते हैं तो 100% यानी जितना एक्सपेंडिचर है वो पूरा क्या हो जाएगा, डिसअलाउ। लेकिन जब रेसिडेंट की बात करें तो लॉ ये कहता है 30% ही डिसअलाउ होगा। ध्यान रखें, कितना डिसअलाउ होगा, 30% डिसअलाउ होगा। ठीक है, तो दिस इज द ओनली डिफरेंस। बाकी वही का वही प्रोवाइजो है, बाकी दूसरा प्रोवाइजो 2011 वाला भी सेम टू सेम है। तो लेट अस लुक एट द चार्ट। 41 देख लिया, अभी हम देख रहे हैं 40A1A, पेमेंट टू रेसिडेंट। सेम टू सेम चार्ट है, सिर्फ फर्क क्या होगा, डिसअलाउंस 30% ऑफ एक्सपेंडिचर का। बाकी चार्ट में कोई अंतर नहीं। ऊपर वाला जो हमने 41 का चार्ट देखा, सिमिलर चार्ट इज एप्लीकेबल फॉर व्हाट, 40A1A। ठीक है, और ऐसा ही मैंने सिमिलर प्रैक्टिकल लिखा है। फर्क क्या होगा इसके अंदर कि मैंने रेसिडेंट की बजाय, नॉन रेसिडेंट की बजाय क्या लिखा है, रेसिडेंट पे ही। तो 40,000 का कितना डिसअलाउ हो जाएगा, 30%, यानी 12,000 रुपए क्या हो जाएंगे, डिसअलाउ हो जाएंगे। और फिर बाद में आप डिडक्शन ले पाएंगे नेक्स्ट प्रीवियस ईयर व्हेन यू हैव डिपॉजिटेड। उसी तरह जो डिबेंचर इंटरेस्ट वाला था उसके अंदर यहां आपने अगस्त 10 में टीडीएस जमा कर दिया है तो बिफोर डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, और रेसिडेंट पे ही है तो नंबर बी में कोई डिसअलाउंस नहीं होगा, उसी साल में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन नंबर सी में थोड़ा फर्क है, ऊपर टीडीएस है, डिपॉजिट करवाया है दिसंबर 10 को, जो 80,000 का डिबेंचर इंटरेस्ट है, और रेसिडेंट है, आप पे ही कौन है, आप देखें रेसिडेंट है, और उसका टीडीएस का डिपॉजिट करवाया आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। ड्यू डेट है अक्टूबर 31 और आपने डिपॉजिट कब करवाया, दिसंबर 10 को। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, 80,000 जो है उसका 30% यानी 24,000 रुपए क्या हो जाएंगे, डिसअलाउ हो जाएंगे। तो आंसर देखें यहाँ, 24,000 रुपए डिसअलाउ हो जाएंगे 2021 को लेकर, और आपको डिडक्शन मिलेगा अगले साल क्योंकि आपने टीडीएस डिपॉजिट किया है अगले साल। और एक और क्वेश्चन मैंने जोड़ा है, 12,000 रुपए आपने, सॉरी 12 लाख रुपए आपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जो आपकी कंपनी के रेसिडेंट डायरेक्टर हैं, उसको आपने सैलरी चुकाया है, लेकिन आपने पराक्रम ये किया है, टीडीएस नहीं काटा है। अगर टीडीएस नहीं काटा है तो क्या होगा, 12 लाख का 30% यानी 3,60,000 रुपए क्या हो जाएंगे, 2021 के लिए क्या हो जाएंगे, डिसअलाउ हो जाएंगे। तो इट इज वेरी वेरी सिंपल। अब ध्यान दें, वापिस 40A1 और 40A1A डायरेक्ट पढ़े, डायरेक्ट पढ़े आप उसको। डायरेक्ट में क्या लिखा है, 40A1 में, 41 में लिखा है, ध्यान से मैं पढ़ रहा हूं, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, अदर सम चार्जेबल अंडर दीज एक्ट, विच इज, मैं पिंक मार्क कर रहा हूं, विच इज क्या लिखा है, पेएबल। क्या लिखा है, पेएबल। और ये कौन सी सेक्शन है, 40A1 नॉन रेसिडेंट वाली। अब 40A1A पढ़े, 40A1A पढ़े। 40A1 में भी क्या वर्डिंग है, ध्यान से देखें, एनी सम पेएबल टू रेसिडेंट। क्या वर्ड है, पेएबल। तो एक आर्ग्यूमेंट थी, एक बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी बहुत सालों से, और कंट्रोवर्सी ये थी कि सेक्शन 40A1 या 40A1A तभी अप्लाई होगी अगर सम इज पेएबल एट द ईयर एंड। इफ सम इज पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ध्यान से सुने, सम इज पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, देन 40A1 40A1A अप्लाई नहीं होगा। अगर वो पेएबल है ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर और वो टीडीएस नहीं काटा है या काटने के बाद जमा नहीं करवाया है बिफोर डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, तो ही ये सेक्शन अप्लाई होगा। यानी कहने का आर्गुमेंट ये था कि अगर ड्यूरिंग द ईयर टीडीएस आप काटना भूल गए हैं
या काटने के बाद आपने जमा नहीं करवाया ड्यूरिंग द ईयर और वो पेमेंट हो चुका है, उसका एक्चुअल पेमेंट हो चुका है, पेड हो चुका है, क्या हो चुका है, पेड हो चुका है, तो उसको ये सेक्शन अप्लाई नहीं हो सकती है, क्योंकि सेक्शन में वर्ड पेएबल लिखा है। पेएबल का मतलब है सिर्फ ईयर एंड में आउटस्टैंडिंग है, उसको ये सेक्शन अप्लाई होगी। तो देखें, देयर आर कंफ्लिक्टिंग जजमेंट्स विद रिगार्ड टू 40A1 एंड 40A1 है। वन व्यू ये था जो एसएससी के फेवर में था, हाईकोर्ट ने दिया था कि डिसअलाउंस 40A1 में तभी होगा जब ये अमाउंट रिमेन पेएबल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड नॉट द अमाउंट विच हैज बीन एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द ईयर। जो साल में एक्चुअल पेमेंट हो चुका है उसको सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, इवन इफ टीडीएस हैज नॉट बीन डिडक्टेड। अब ये कंफ्लिक्ट है सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी। दिस कंफ्लिक्ट हैज बीन व्हाट डन अवे बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो यू आर रिक्वायर्ड टू मेंशन किसके फेवर में कंफ्लिक्ट आई, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या रीजन बताए। अभी मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूं। रीजन सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं। पालम गैस सर्विसेज, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जब टीडीएस काटना होता है आपको, जब टीडीएस काटना होता है आपको, 194C का ये इश्यू था, आप देखें यहाँ 194C। तो टीडीएस जब आपको काटना होता है तो टीडीएस कब काटना होता है, एट टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। यानी अगर आप ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट करते हैं तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, ठीक है। आप पार्टी को पहले पेमेंट करते हैं, उसके खाते में क्रेडिट नहीं देते, लेकिन पेमेंट पहले कर देते हैं। जैसे कभी कभी हम एडवांस देते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, तो हम कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस देते हैं, अभी अकाउंटिंग एंट्री करना बाकी है, हम पेमेंट पहले कर रहे हैं। जैसे हम पेमेंट पहले कर रहे हैं, उसका बिल तो आया नहीं है, तो हमें टीडीएस काटना पड़ेगा। लॉ ये कहता है पेमेंट या क्रेडिट करो, दोनों में से जो पहली घटना घटे आप टीडीएस काटो। तो कोर्ट का यह कहना है कि लॉ इज वेरी क्लियर, जब आप पेमेंट करते हैं तभी भी आपको टीडीएस काटना पड़ता है। तो अगर आप सेक्शन को इस तरह इंटरप्रेट करें, सेक्शन 40 को, कि एक पेमेंट हुआ है और उसका टीडीएस नहीं काटा है तो सेक्शन 40 अप्लाई नहीं होगी, तो ये पूरे एक्ट के साथ कंफ्लिक्ट हो जाएगी। तो दैट इज नॉट द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर ये था कि अगर टीडीएस नहीं काटा या काटने के बाद जमा नहीं करवाया ड्यूटी ऑफ फाइल रिटर्न के लिए, तो क्या होगा, डिसअलाउ होगा। और टीडीएस काटने की जिम्मेदारी कब है, पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। तो अगर एक्चुअल पेमेंट हुआ है तो भी आपको टीडीएस काटना पड़ता है। तो अकॉर्डिंगली सेक्शन 40A1 भी क्या होगा, एप्लीकेबल हो जाएगा जब आप पेमेंट करते हैं तब। तो यू कांट से कि जो ईयर एंड में आउटस्टैंडिंग है उसको लेकर ही 40A1 या 1A अप्लाई होगी। तो फाइनली कोर्ट ने ये बताया, ध्यान से पढ़ें, कि जब हम पूरा एक्ट पढ़ें, व्हेन एंटायर स्कीम ऑफ टीडीएस हम पढ़ें, देन कोर्ट का कहना है, इट कैनॉट बी हेल्ड दैट वर्ड पेएबल refers to only those cases where amount is yet to be paid and doesn't cover the cases when amount is actually paid. If provision is interpreted in this manner suggested by the gas, ये कौन सी कंपनी है, पालम गैस सर्विस, ये अपेलेंट, अगर जो बता रहे हैं उस तरह हम इंटरप्रेट करें तो कोर्ट का कहना है, then even when it is found that person like this appellant will violating TDS provision, he would still go scot free without suffering any disallowances given under the act. तो ये तो क्या हो जाएगा, एक तो वायलेशन कर रहा है टीडीएस का, फिर भी उसको कोई डिसअलाउंस नहीं होगा, तो ही विल गो स्कॉट फ्री। कोर्ट बोलता है दिस इज समथिंग नॉट परमिसिबल, दिस इज नॉट द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर व्हेन वी रीड द सेंट्रल गवर्नमेंट एंटायर लॉ होलिस्टिकली। कोर्ट ने क्या लिखा है, व्हेन वी रीड द लॉ होलिस्टिकली। तो कोर्ट ने किसके फेवर में दिया, रेवेन्यू के फेवर में दिया और अगेंस्ट द एसएससी। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर भी पेमेंट हुआ है और अगर आपने टीडीएस नहीं काटा है तो भी वो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, मैंने बताया आपको पहले, डिसअलाउ हो जाएगा। और जब आप टीडीएस डिपॉजिट करेंगे तब उसका क्या ले पाएंगे, आप उसका डिडक्शन ले पाएंगे। तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होगी दोनों के लिए, पेड एज वेल एज पेएबल। दो पेएबल लिखा है लेकिन हमें क्या समझना है, पेड एज वेल एज पेएबल। फिर एक और सेक्शन है टीडीएस को लेकर, पहले उसको निपटा लेते हैं। 40A3, ध्यान दें, सेक्शन 40A3 उसको पहले निपटा लेते हैं, फिर बाद में जो बीच की सेक्शन है उसको हम देखेंगे। पैरा 5.23G, ध्यान दें, सैलरी इज पेएबल आउटसाइड इंडिया या सैलरी इज पेएबल टू होम, नॉन रेसिडेंट। तो 43 ये कहता है कि सैलरी इज पेएबल टू नॉन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो बहुत टेढ़ा सेक्शन लिखा है, थोड़ा अलग है। 40A1 और 1A से थोड़ा क्या है, ये अलग है। थोड़ा ध्यान दें क्या लिखा है इसके अंदर, कि आपको चेक करना है, क्या चेक करना है, क्या टीडीएस कटा है। ध्यान से देखिए, क्या चेक करना है, टीडीएस कटा है। कब कटा है वो चेक नहीं करना है, सिर्फ ये चेक करना है कि क्या टीडीएस क्लाइंट ने काटा है, और है ये चेक करना है क्या टीडीएस डिपॉजिट हुआ है, कब डिपॉजिट हुआ है वो भी नहीं चेक करना है। अगर ये दोनों में से एक भी संतुष्ट हो जाती है कंडीशन, दोनों में से एक भी
क्या हो जाती है, एनी वन इज सेटिस्फाइड। तो जो भी सैलरी एक्सपेंडिचर है नॉन रेसिडेंट का, उसको आप अलाउ कर दे उस साल में जिस साल का ये सैलरी एक्सपेंडिचर है। जैसे अभी हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर 2021, तो डिडक्शन मिलेगा 2021 में। मैं वापिस बोल रहा हूं, अगर सैलरी टू नॉन रेसिडेंट है, क्या बोल रहा हूं मैं, सैलरी टू नॉन रेसिडेंट है, तो हमें क्या चेक करना है, हमें सिर्फ इतना ही चेक करना है, ध्यान से देखें, क्या टीडीएस कटा है, कब कटा है वो नहीं देखना है। अगर नहीं कटा है तो ये चेक करना है क्या डिपॉजिट हुआ है, कब डिपॉजिट हुआ है वो भी चेक नहीं करना है। अगर दोनों में से एक संतुष्ट हो जाती है कंडीशन, तो जिस साल का खर्चा है, जैसे हम 2021 की बात कर रहे हैं, तो उस साल में सैलरी को क्या कर लो आप, अलाउ कर दो। क्या कर दो, अलाउ कर दो। लेट अस लुक एट प्रैक्टिकल 32। फिल इन द लास्ट कॉलम कंसिडरिंग द प्रोविजन ऑफ 40A3, एज्यूमिंग दैट सैलरी का पेमेंट हुआ है टू ए पर्सन आउटसाइड इंडिया और ए नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, मैं इसका नंबर दे रहा हूं 1 2 3 4 5। चलिए अब पहला पेमेंट देखते हैं, 90,000 रुपए है। सैलरी कौन से साल की है, सैलरी है 2021 की। पहला है 90,000 रुपए। टीडीएस काटना चाहिए था आपको मार्च में, और आपने टीडीएस आपने काटा है मार्च में, आपने एक्चुअली काटा है। तो आप मुझे जवाब दीजिए, आपने टीडीएस काटा है, आंसर आया हाँ, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा कौन से साल में, जिस साल की सैलरी एक्सपेंडिचर है उस साल में। ठीक है, दूसरा 160, क्या आपने उसका टीडीएस काटा है 1,60,000 का, हाँ। कब काटा है, मार्च 31 21 में। तो आपने टीडीएस काटा है, तो इसका मतलब आपको डिडक्शन मिल जाएगा 2021 में, जिस साल की सैलरी एक्सपेंडिचर है उस साल में। तीसरा 70,000, क्या आपने टीडीएस काटा है, ना। तो क्या चेक करना है, अगर टीडीएस नहीं काटा तो क्या डिपॉजिट हुआ है, कब हुआ है वो नहीं चेक करना है। डिपॉजिट हुआ है, हाँ। डिपॉजिट आपने कब करवाया, May 12, तो आपने डिपॉजिट करवाया, तो काटा नहीं है लेकिन क्या करवाया, डिपॉजिट करवाया। दोनों में से एक संतुष्ट हो जा रही है, तो जिस साल का खर्चा है उस साल आप क्या ले लेंगे, डिडक्शन ले लेंगे। ठीक है, चौथा 75,000, क्या आपने टीडीएस काटा है, हाँ। अब देखिए डिपॉजिट नहीं करवाया तो हमें उसकी चिंता नहीं करनी है, दोनों में से एक, या काटा है या डिपॉजिट हुआ है। तो यहां क्या हुआ है, काटा है। अगर टीडीएस काटा है तो जिस साल का खर्चा है उस साल आप क्या कर दो, डिडक्शन दे दो। लास्ट में देखिए 95,000, क्या टीडीएस काटा है, नहीं। क्या टीडीएस डिपॉजिट हुआ है, नहीं। तो क्या करें, वेट करें, अभी डिडक्शन नहीं मिलेगा, अभी डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन जब भी फ्यूचर में डिपॉजिट करवाएगा तब डिडक्शन मिलेगा कौन से साल में, 2021 में। अब आप सोचेंगे सर 2021 का तो रिटर्न मैंने फाइल कर दिया होगा, तो डिडक्शन में फ्यूचर में कैसे लूंगा। अब चिंता मत करें, इनकम टैक्स एक्ट में एक मैकेनिज्म है सेक्शन 154 का, अब रेक्टिफिकेशन करवा सकते हैं, उसको लेकर क्या करवा सकते हैं, रेक्टिफिकेशन। और आप असेसिंग ऑफिसर को बोल सकते हैं कि मैंने टीडीएस बाद में डिपॉजिट किया है, तो आप मुझे 2021 का रेक्टिफिकेशन करके मुझे डिडक्शन देकर क्या दो, रिफंड दो। तो दिस इज 40A3। ठीक है, दिस इज वेरी ऑड मैन आउट। क्या याद रखना है, दोनों में से एक कंडीशन, आइदर डिडक्शन और डिपॉजिट। कब डिडक्ट हुआ है, कब डिपॉजिट हुआ है, वो नहीं देखना है। आगे चलें, सेक्शन 40A1B पैरा 5.23C, पे अटेंशन। 40A1B, 40A1B क्या कहती है, ध्यान से पढ़ें। एनी कंसिडरेशन यू आर पेइंग टू और पेएबल टू, यहां दोनों लिख देगा, दिखा ना, ये लिखते वक्त ये नया सेक्शन है। जब इक्वलाइजेशन लेवी आया, इक्वलाइजेशन लेवी इंट्रोड्यूस हुआ, तब ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था, तब उन्होंने ध्यान दे दिया और क्या लिखा, कंसिडरेशन पेड और पेएबल टू होम नॉन रेसिडेंट फॉर सम स्पेसिफाइड सर्विसेज ऑन विच इक्वलाइजेशन लेवी इज डिडक्टिबल। तो आप पेमेंट कर रहे हैं नॉन रेसिडेंट को स्पेसिफाइड सर्विस को लेकर, और जिसके ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी लगता है। हम पढ़ेंगे इक्वलाइजेशन लेवी, स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ेंगे, मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर है 57 हमारी बुक में। तो अगर वो लेवी डिडक्टिबल थी और अगर आपने डिडक्ट नहीं किया, या डिडक्ट करने के बाद आपने ड्यू डेट के पहले डिपॉजिट नहीं किया, सिमिलर टू टीडीएस, आइदर यू आर नॉट डिडक्टेड और आफ्टर डिडक्शन यू आर नॉट डिपॉजिटेड बिफोर डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, तो ये क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। और फ्यूचर में अलाउ होगा जिस साल आप ये लेवी क्या करेंगे, डिपॉजिट करवाएंगे।
तो बहुत सिंपल सा सेक्शन है, सिमिलर टू डीडीएस। नॉन रेसिडेंट को लेकर, स्पेसिफाइड सर्विस को लेकर आपने इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट नहीं किया, डिडक्ट करने के बाद डिपॉजिट नहीं करवाया ड्यू डेट के पहले, तो डिसअलाउ हो जाएगा। और ये इक्वलाइजेशन लेवी जब फ्यूचर में डिपॉजिट करेंगे उस साल क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। 48(2) डील करता है इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स इज डिसअलावेबल, ध्यान दें, इनकम टैक्स इज डिसअलावेबल। अब लॉ क्या लिखता है, लॉ इनकम टैक्स वर्ड नहीं लिखता है, इनकम टैक्स ये लिखता है एनी सम पेड ऑन अकाउंट ऑफ टैक्सेस लेविड ऑन प्रॉफिट्स एंड गेन्स और assessed as a proportion of or on the basis of profits and gains। तो ऐसे टैक्सेस जो प्रॉफिट्स एंड गेन्स पे लगते हैं या ऐसे टैक्सेस जिसमें प्रॉफिट्स एंड गेन्स को बेस लेकर इनकम पे टैक्स लगता है। जैसे इंडिया में टैक्स लगता है टोटल इनकम पे, और टोटल इनकम इंक्लूड्स व्हाट, प्रॉफिट्स एंड गेन्स एज वन ऑफ द हेड। तो उसको बेस लेकर अगर टैक्स लगता है या सीधा प्रॉफिट्स एंड गेन्स पे टैक्स लगता है, ऐसे टैक्सेस क्या हो जाएंगे, डिसअलाउ हो जाएंगे। उसी तरह उन्होंने लिखा है अगर ऐसे टैक्सेस आपने आउटसाइड इंडिया पे किए हैं, यानी फॉरेन टैक्सेस है, फॉरेन इनकम टैक्स है, वो भी क्या हो जाएंगे, डिसअलाउ हो जाएंगे। फॉरेन इनकम टैक्स क्या हो जाएगा, डिसअलाउ, इंक्लूडिंग those which you are claiming as a relief, सेक्शन 90, 90, 98 एंड 91। ये डबल टैक्सेशन रिलीफ है, हम पढ़ेंगे, आई थिंक चैप्टर नंबर 54 होगा, डबल टैक्सेशन रिलीफ। वहां वो भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट लॉ ये सिंपल कहता है कि आपको इनकम टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा, फॉरेन इनकम टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, और जो टैक्स क्रेडिट आप ले रहे हैं फॉरेन टैक्स की, वो भी आपको पीजीपी इनकम कैलकुलेट करते वक्त डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो मैंने लिखा है टू सम अप इनकम टैक्स इंक्लूडिंग फॉरेन इनकम टैक्स इज नॉट डिडक्टिबल। तो मैंने आपके लिए पहले ही लिख दिया था, ठीक है, क्लियर। अब ध्यान दें, कुछ मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गई और उसमें ऐसा कुछ हुआ कि टैक्स जापान गवर्नमेंट ने लिया था और वो टैक्स था ऑन टर्नओवर। किसके ऊपर था, टर्नओवर। तो आप मुझे बताइए डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। टैक्स किसके ऊपर था, टर्नओवर के ऊपर। तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में 75 में गई थी, आई थिंक, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है उस जापानीज कंपनी का। तो इश्यू आया कोर्ट के सामने कि क्या उसका डिडक्शन मिलना चाहिए। तो कोर्ट का ये कहना है, सुप्रीम कोर्ट का, यहां तक आने की क्या जरूरत थी, मेहुल ठक्कर जी को मिल लिया होता तो काम बन जाता आपका, क्योंकि ये टैक्स प्रॉफिट्स एंड गेन्स पे नहीं है, टर्नओवर पे है। तो टर्नओवर पे जो टैक्स लगते हैं, जैसे इंडिया में जीएसटी लगता है, पहले वैट लगता था, पहले सेल्स टैक्स लगता था, पहले एक्साइज ड्यूटी भी लगता था, ठीक है, पहले कस्टम ड्यूटी भी लगता था। तो जो टर्नओवर के ऊपर टैक्स लगते हैं वो थोड़ी डिसअलाउ होते हैं। सिर्फ डिसअलाउ कौन से होते हैं, जो प्रॉफिट्स एंड गेन्स पे लगते हैं या प्रॉफिट्स एंड गेन्स को बेस लेकर टैक्स कलेक्ट किया जाता है, वो डिसअलाउ होते हैं। यानी फॉरेन इनकम टैक्स डिसअलाउ होता है, फॉरेन वैट, फॉरेन जीएसटी वो डिसअलाउ नहीं होता है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। इसके अलावा याद रखें, अब इनकम टैक्स इज डिसअलाउएबल, then interest payable under income tax is also what, disallowable। तो interest payable under income tax act is also what, disallowable। तो that is to be kept in mind, ठीक है। तो ये ध्यान रखें कि अगर इनकम टैक्स डिसअलाउएबल है तो इंटरेस्ट पेएबल है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, वो भी क्या हो जाएगा, डिसअलाउएबल। सीधा है, अगर प्रिंसिपल डिसअलाउ होता है तो टीचर भी क्या होगा, डिसअलाउ होगा। टीचर यानी यहाँ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल अमाउंट, इनकम टैक्स की प्रिंसिपल अमाउंट डिसअलाउ हो रही है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो भी क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, यानी जीएसटी है, कस्टम ड्यूटी है, वो अलाउ होते हैं तो उसके इंटरेस्ट भी क्या होंगे, अलाउ होंगे। दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड। फिर आगे एक सेक्शन देखें, वेल टैक्स। अब वेल टैक्स रहा नहीं लेकिन कुछ पढ़ने जैसा है। वेल टैक्स इज डिसअलाउएबल, और ऐसा लिखा है any other tax of similar nature under the law in force in any foreign country that is also disallowable। तो ध्यान दे, वेल टैक्स इंडिया में पहले था, अब वो उन्होंने इनऑपरेटिव कर दिया है, तो अभी वेल टैक्स नहीं लगेगा, इसलिए वेल टैक्स डिसअलाउंस की बात नहीं आएगी। लेकिन मान लो ऐसा कोई सिमिलर टैक्स फॉरेन कंट्री में चार्ज हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है, ध्यान से सुने, सवाल ये उठता है कि वेल टैक्स क्या था, तो अभी जाके हम समझ पाएंगे सिमिलर नेचर फॉरेन कंट्री का। जैसे एग्जांपल था, वेल टैक्स क्या था, तो वेल टैक्स लगता था कुछ स्पेसिफाइड एसेट के ऊपर, कुछ 6 एसेट बताई थी, उसके ऊपर वेल टैक्स लगता था। 6 एसेट का आपको टोटल करना था, उसकी मार्केट वैल्यूएशन करके एज पर वेल टैक्स रूल्स, और उसमें से उसकी जो लायबिलिटी वो माइनस करनी थी, और फिर जो नेट वेल्थ बचती थी उसके ऊपर आपको क्या देना पड़ता था,
वेल्थ टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। तो वेल्थ टैक्स इज लेवेबल ऑन फ्यू एसेट्स, ग्रुप ऑफ एसेट, कुछ 6 एसेट बताई थी। इसका मतलब वेल्थ टैक्स इज नॉट लेविड ऑन ए पर्टिकुलर एसेट, इट इज लेवेबल ऑन व्हाट, ग्रुप ऑफ एसेट, ठीक है। इसलिए यहां ही प्रोवाइजो लिखा है, अगर कोई टैक्स फॉरेन कंट्री में चार्जेबल होता है विथ रेफरेंस टू पर्टिकुलर एसेट तो वो डिसअलाउ नहीं होगा। तो एग्जाम्पल क्या होगा, वो मैटर भी सुप्रीम कोर्ट में गई थी। आई रिपीट, वेल्थ टैक्स किसके पर लगता है, ग्रुप ऑफ एसेट के ऊपर। तो अगर ऐसा कोई टैक्स फॉरेन कंट्री में जो ग्रुप ऑफ एसेट पे लगता है तो वो डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि इट इज सिमिलर टू व्हाट, वेल्थ टैक्स। लेकिन कोई ऐसा टैक्स है जो पर्टिकुलर एसेट पे लगता है तो सेक्शन खुद बोल रही है वो डिसअलाउ नहीं होगा। तो एग्जाम्पल क्या है, सीधा सीधा म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स जो है, इट इज नॉट ए टैक्स ऑन ग्रुप ऑफ एसेट, इट इज अ टैक्स विथ रेफरेंस टू पर्टिकुलर एसेट। तो अगर फॉरेन कंट्री में आपने म्युनिसिपल टैक्स चुकाया है तो वो डिसअलाउ नहीं होगा, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है। फिर 48(2)(b), 48(2)(b) ये कहता है कि कुछ पेमेंट कर रही है स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, तो ये डिसअलाउंस होगा किसके हाथ में, डिसअलाउंस होगा स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के हाथ में। डिसअलाउंस किसके हाथ में होगा, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के हाथ में। दिस इज टू बी केप्ट इन माइंड। अब कौन सा अमाउंट डिसअलाउ होगा, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के हाथ में, ध्यान से पढ़ें। कोई भी अमाउंट वो पे कर रही है, क्या, रॉयल्टी है, लाइसेंस फी है, सर्विस फी है, प्रिविलेज फी है, सर्विस चार्ज है, या ऐसा कोई भी चार्ज सिमिलर टू रॉयल्टी लाइसेंस फी, किसको पे कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट को पे कर रही है। तो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जैसे हमारे यहां जीएमडीसी है, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, वो पेमेंट करेगी किसको, गुजरात गवर्नमेंट को। क्या पे करेगी, रॉयल्टी पे करेगी या लाइसेंस फी पे करेगी। जीएमडीसी क्या करेगी, गुजरात गवर्नमेंट को पेमेंट करेगी। तो ये जो पेमेंट कर रही है गुजरात गवर्नमेंट को जीएमडीसी, लाइसेंस फी, रॉयल्टी, इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर ये लाइसेंस फी, सर्विस फी एक्सक्लूसिवली लेविड ऑन अ स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है सिर्फ किसको, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को। अगर एक्सक्लूसिव उनके पर लगाती है, ऐसी कोई लेवी है तो वो डिसअलाउ हो जाएगी। उसी तरह मान ले जीएमडीसी ने कोई डिविडेंड दिया या कोई प्रॉफिट एप्रोप्रिएट किया, किसको, स्टेट अंडरटेकिंग को। कोई भी अमाउंट क्या किया, एप्रोप्रिएट किया, डायरेक्टली या इनडायरेक्ट, डायरेक्टली यानी डिविडेंड के फॉर्म में, इनडायरेक्टली कोई दूसरे फॉर्म में कुछ अमाउंट गवर्नमेंट के फेवर में, स्टेट गवर्नमेंट के फेवर में एप्रोप्रिएट किया, तो वो भी क्या हो जाएगा, डिसअलाउ। तो आइडिया ये है, ध्यान दे, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता है। ध्यान दे, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता है। अब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता है और इनकम टैक्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का लेवी। अब जो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग है जैसे जीएमडीसी, उन्होंने रॉयल्टी चुकाई गुजरात गवर्नमेंट को, ठीक है। अगर जीएमडीसी उसका डिडक्शन लेती है, ध्यान से सुने, जीएमडीसी उसका डिडक्शन लेती है तो जीएमडीसी की इनकम कम हो जाएगी, तो जीएमडीसी का टैक्स कम हो जाएगा। अब इनकम किसको हो रही है, ये रॉयल्टी किसको चुका रही है, स्टेट गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट चुका रही है। अब गुजरात गवर्नमेंट इज नॉट ए पर्सन, तो गुजरात गवर्नमेंट के ऊपर इनकम टैक्स तो ले नहीं सकते हैं। तो गुजरात गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग डिडक्शन ले रहा है, लेकिन गुजरात गवर्नमेंट को इनकम हो रही है, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले पा रही है, क्योंकि सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 जो डेफिनेशन ऑफ पर्सन है उसमें स्टेट गवर्नमेंट कवर नहीं होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा गुस्सा आया कि उनके अंडरटेकिंग डिडक्शन ले रहे हैं और हम उसके पर, स्टेट गवर्नमेंट जब इनकम करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स नहीं ले पा रहे हैं, तो एक काम करो, जो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग है उसके हाथ में क्या कर दो, डिसअलाउ कर दो। तो 48(2)(b) की वजह समझ में आई क्यों डिसअलाउ किया। आई थिंक ये 2014 का या 15 का अमेंडमेंट है। आगे बढ़े, 43 तो हम पढ़ चुके हैं, आगे चलते हैं 40(a)(b), टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूसिट। ध्यान दे, क्या है, टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूसिट, 40(a)(b एज वेल एज सेक्शन 1010(c).
तो सेक्शन 1010 मैंने आपको नहीं पढ़ाई थी जब मैंने एग्जेम्प्ट इनकम पढ़ाया था। तब मैंने आपको बताया था कि जब हम पीजीपीपी पढ़ेंगे तब सेक्शन 1010 सी पढ़ेंगे। पहले मैंने कुछ 4 पॉइंट लिखे हैं समझने के लिए बहुत आसान तरीके से, तब जाके आपको 40 वी समझ में आएगा। पहले ये आपको जानकारी है चैप्टर सैलरी को लेकर कि कोई भी एम्प्लॉय का एप्लीकेशन है, किसका ऑब्लिगेशन है? एम्प्लॉय का। और ये अगर ऑब्लिगेशन कौन चुकाता है? एम्प्लॉयर। या कौन रीइंबर्स करता है? एम्प्लॉयर रीइंबर्स करता है। तो ये एम्प्लॉय के हाथ में क्या हो जाएगा? परक्विजिट हो जाएगा और इसलिए एम्प्लॉय की सैलरी इनकम में ऐड हो जाएगा। एग्जाम्पल, एम्प्लॉय का घर का गैस बिल है, वो किसका एप्लीकेशन है? एम्प्लॉय का खुद का। अगर उसको कौन रीइंबर्स करता है? एम्प्लॉयर करता है। तो क्या हो जाएगा? एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड हो जाएगा एज अ पर्क। दूसरा एग्जाम्पल, एम्प्लॉय के घर का लाइट बिल है, वो किसकी जिम्मेदारी है? एम्प्लॉय की। वो कौन मीट करता है? एम्प्लॉयर। तो वो क्या कहलाएगा? परक्विजिट। किसके हाथ में ऐड हो जाएगा? एम्प्लॉयर की सैलरी में ऐड हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल, एम्प्लॉय के बच्चों की स्कूल फी, तो बच्चे किसकी जिम्मेदारी है? एम्प्लॉय की। लेकिन स्कूल फी कौन रीइंबर्स कर रहा है? एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉय की क्या कहलाएगी? परक्विजिट कहलाएगी, इसलिए उसकी सैलरी इनकम में ऐड हो जाएगी। उसी तरह अगर इनकम टैक्स की एम्प्लॉय की लायबिलिटी है, किसकी? एम्प्लॉय की, और कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर, तो वो भी क्या कहलाएगा? परक्विजिट कहलाएगा। इसलिए इनकम टैक्स लायबिलिटी जो एम्प्लॉयर ने मिट की है वो भी एम्प्लॉय की सैलरी में क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। क्लियर? अब आगे देखते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, एग्जेम्पशन है, वो एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड नहीं होगा क्योंकि एग्जेम्प्ट है। सेक्शन 1010 में एग्जेम्प्ट है, यानी वो ऐड नहीं होगा। कौन सा इनकम टैक्स? ऐसा इनकम टैक्स जो एम्प्लॉयर ने बॉर्न किया है, किसके ऊपर? नॉन मॉनेटरी परक्विजिट के ऊपर। तो ये जो टैक्स है इवन दो बॉर्न बाय एम्प्लॉयर, वो सैलरी में ऐड नहीं होगा क्योंकि सेक्शन 1010 में उसको क्या बताया है? एग्जेम्प्ट बताया है। क्या बताया है? एग्जेम्प्ट बताया है। ठीक है, एग्जेम्प्ट है इसलिए आप इनकम में ऐड नहीं कर सकते हैं, तो सैलरी में आप ऐड नहीं कर पाएंगे। लेकिन कौन सा टैक्स मैं पिंक मार्क कर रहा हूं? टैक्स बॉर्न बाय एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन मॉनेटरी परक्विजिट। क्लियर? अब टैक्स तो किसने बियर किया? ध्यान से समझे, किसने बियर किया? एम्प्लॉयर ने। लेकिन किसकी सैलरी में ऐड नहीं होगा? एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड नहीं होगा। तो गवर्नमेंट को गुस्सा आया कि एग्जेम्पशन तो आपको दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बड़े बड़े कॉर्पोरेट की डिमांड थी कि हमारे जो सीईओ आते हैं वो सीईओ हमसे डिमांड करते हैं कि हमारे जो पर्क हैं, उनके खास करके गाड़ियां हैं, उनके उनके बंगले हैं, बराबर है, तो ये बहुत उसकी हैवी वैल्यू हो जाती है। जैसे मान लो इन्फोसिस का सीईओ है, तो उसकी सैलरी रहती है, एनुअल पैकेज रहता है 30 से 35 करोड़ रुपए। लेकिन ये 30 से 35 करोड़ में 3-4 करोड़ तो क्या रहेंगे? ये गाड़ी और बंगले का नॉन मॉनेटरी परक्विजिट का वैल्यूएशन। तो ये सीईओ ये कहता है कि मैं आऊंगा आपकी कंपनी में, लेकिन कंडीशन ये है कि जो मैंने मेरे जो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट है उसके ऊपर टैक्स मैं नहीं चुकाऊंगा, आप टैक्स चुकाना। इन्फोसिस कंपनी टैक्स चुकाएगी। तो इनको फैसिलिटेट करने के लिए सेक्शन 1010 में बताया गया, ठीक है, इन्फोसिस चुकाएगी और आपकी सैलरी में ऐड नहीं होगा। तो सीईओ फायदे में रह गया, उसकी सैलरी में ऐड नहीं होगा। अब ये इनकम टैक्स जो इन्फोसिस कंपनी चुकाएगी वो कहां डेबिट करेगी? पीएनएल में डेबिट करेगी। तो इन्फोसिस क्या लेगी? उसका डिडक्शन लेगी। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो सीईओ को तो हमने फायदा करवा दिया, लेकिन डबल बेनिफिट नहीं मिलने चाहिए, इसलिए इन्फोसिस के हाथ में, एम्प्लॉयर के हाथ में पनिशमेंट कर दिया। क्या पनिशमेंट कर दिया? 40A5 हम क्या पढ़ रहे हैं? डिस अलाउंसेस। ये हम पढ़ क्या रहे हैं? भूल मत जाना, हम क्या पढ़ रहे हैं? डिस अलाउंसेस पढ़ रहे हैं। तो 40A5 में क्या कर दिया? ये जो टैक्स बियर किया एम्प्लॉयर ने, एम्प्लॉयर का उसका डिडक्शन पीजीपी इनकम कैलकुलेट करते वक्त उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्लियर? तो पढ़ते हैं हम, जांबाज है हमारे एम्प्लॉय किसके? हिम्मत सॉफ्टवेयर लिमिटेड के। उनकी सैलरी है 50,000 रुपए सालाना। उनको घर दिया गया अनफर्निश, मंथली रेंट कंपनी चुका रही है 12,000 रुपए, और ये रेंट फ्री अनफर्निश एकोमोडेशन दिया है। किसको? जांबाज को रेंट फ्री दिया है। और ऐसा तय हुआ है कि जो अनफर्निश एकोमोडेशन है ये नॉन मॉनेटरी है। ये क्या है? नॉन मॉनेटरी है। तो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट है, उसका जो टैक्स है वो कौन चुकाने वाला है?
हिम्मत सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। और हमसे सवाल पूछा गया है कि आप बताइए जाबाज की टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, एज्यूमिंग दैट उन्होंने अल्टरनेट टैक्स रिजीम को चुना नहीं है। ठीक है, तो जो अल्टरनेट टैक्स रिजीम है उसको उन्होंने चुना नहीं है। और साथ साथ हमें यह भी पूछा गया है कि आप टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस बताइए हिम्मत सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के हाथ में। ठीक है, तो पहले तो हम जाबाज का टैक्स कैलकुलेशन करते हैं। तो 50,000 सैलरी है, उसका 12 महीने आप पकड़ो तो हो जाएगा 6 लाख रुपए। फिर परक्विजिट टैक्सेबल होगा कितना, 15% ऑफ सैलरी या लीज रेंट पेड विच एवर इज लोअर। तो सैलरी कितनी है 6 लाख, उसका 15% करेंगे तो क्या होगा 90,000। और रेंट क्या है 12 महीने इंटू 12,000 यानी 1,44,000। दोनों में से जो कम है वो तो कम क्या होगा 90,000, वो 90,000 पर्क ऐड हो जाएगा। अब ये नॉन मॉनेटरी पर्क है, उसके ऊपर टैक्स कौन चुका रहा है, एम्प्लॉयर चुका रहा है। वो टैक्स जो है वो सेक्शन 1010C में क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इसलिए हम उसको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि सेक्शन 1010CC में क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो अब हमारे जो जाबाज है उनकी टोटल इनकम कितनी हुई 6,90,000। उसके ऊपर आप टैक्स निकालेंगे तो टैक्स बनेगा 52,520 और उसका आप एवरेज टैक्स निकालेंगे 52,520 डिवाइडेड बाय टोटल इनकम 690। टोटल इनकम कितनी है 690। तो आप परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज आ रहे हैं 7.6116%। अब नॉन मॉनेटरी पर कितना है, ध्यान दें यहां नॉन मॉनेटरी पर कितना है 90,000। ये जो 90,000 है उसके ऊपर टैक्स कौन पे करने वाला है, 7.6116% के हिसाब से एम्प्लॉयर पे करने वाला है। और वो अमाउंट कितनी बन रही है 6,850, वो कौन पे करने वाला है, एम्प्लॉयर। इसलिए 52,520 में से 6,850 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये 6,850 कौन बियर करने वाला है, हिम्मत सॉफ्टवेयर। इसलिए जाबाज को टैक्स देना होगा कितने पे, 52 में से 6,850 आप हटाए तो 45,670 पे टैक्स कौन देगा, जाबाज देगा। ठीक है, क्लियर। अब हिम्मत सॉफ्टवेयर के हाथ में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगी, पे अटेंशन। हिम्मत सॉफ्टवेयर के हाथ में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगी, तो एक तो जो सैलरी चुकाई है 6 लाख रुपए, वो डिडक्शन मिल जाएगा 37(1) के अंतर्गत। फिर जो लीज रेंट चुकाया है 12,000 इंटू 12, 1,44,000, वो भी रिडक्शन मिल जाएगा। सेक्शन 30 हमने देखा था, रेंट ऑफ प्रीमाइसेस यूज फॉर बिजनेस पर्पस, और वहां नहीं तो 37(1) में मिल जाएगा। इसके अलावा जो टैक्स बॉन्ड किया है हिम्मत सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड ने 6,850, जो अभी हमने निकाला ना एवरेज करके, ये वाला, ये 6,850 जो है वो 40F(V) में क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। अब 40 स्मॉल ए खत्म हो गया, अब 40 कैपिटल ए शुरू हुआ। आई रिपीट, मैं क्या बोल रहा हूं, 40 स्मॉल ए खत्म हो गया, अब क्या शुरू हुआ, 40 कैपिटल ए। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं 40 कैपिटल ए, पे अटेंशन। 40A सबसेक्शन 2 ये कहता है अगर आप पेमेंट करते हैं रिलेटिव और रिलेटेड पार्टी को, किसको पेमेंट कर रहे हैं, रिलेटिव को या रिलेटेड पार्टी को, बहुत लंबा लिस्ट दिया है, और ये पेमेंट अगर अनरीजनेबल है, एक्सेसिव है मार्केट वैल्यू से, तो क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। लॉजिकल है। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, एक काम करते हैं पहले सेक्शन पढ़ते हैं फिर एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे आपने पेमेंट किया गुड्स या सर्विसेज या फैसिलिटी का, और ये गुड्स सर्विसेज फैसिलिटी आपको किससे मिल रहा है, रिलेटिव से मिल रहे हैं या कुछ स्पेसिफाइड पर्सन दिए गए। ये बहुत लंबा लिस्ट है, आप देखें नीचे स्पेसिफाइड पर्सन। तो आप गुड्स सर्विसेज या फैसिलिटी ले रहे हैं किससे, रिलेटिव से या स्पेसिफाइड पर्सन से, और उसको आप जो पेमेंट दे रहे हैं ये एक्सेसिव है या अनरीजनेबल है, किसके साथ अगर कंपेयर करें मार्केट वैल्यू के साथ, तो क्या है, एक्सेसिव या अनरीजनेबल है। तो जो एक्सेस है वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। और हमें मार्केट वैल्यू देखनी है
depending upon the legitimate needs of the business or profession of the SSC or benefit derived or accruing to him from them. अभी पहले इतना समझे कि आप गुड्स या सर्विसेज ले रहे हैं. जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, ध्यान से सुने एग्जांपल. जैसे कोई मेरा ब्रदर है, ठीक है, और जो मेरा ब्रदर है वो उसने कोई नया बिजनेस शुरू किया. एकदम यंग है मेरा ब्रदर, 21 ईयर्स, और उसने बिजनेस शुरू किया, मान ले प्रिंटिंग का बिजनेस शुरू किया, ठीक है. और मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मुझे मेरी फाइल्स प्रिंट करवानी पड़ेगी, मेरे जो लेटर हेड्स हैं वो प्रिंट करवाने पड़ेंगे, मेरे विजिटिंग कार्ड्स हैं वो प्रिंट करवाने पड़ेंगे, ठीक है. तो काफी कुछ मेरा साल का प्रिंटिंग का 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा है, मान ले 1 लाख रुपए का खर्चा है. और मेरे ब्रदर ने नया नया प्रिंटिंग का बिजनेस शुरू किया. अब मान लो उसने प्रिंटिंग का बिजनेस शुरू किया फरवरी में, तो उसका प्रीवियस ईयर सिर्फ 2 साल का होगा, फरवरी और मार्च, 2 साल की उसकी आमदनी होगी. तो पक्का है कि मेरे ब्रदर की इनकम, टैक्सेबल इनकम की लिमिट है उसके ऊपर नहीं होने वाली है, क्योंकि अभी नया नया बिजनेस शुरू किया है, ठीक है. तो मैंने क्या सोचा कि जो मेरा 1 लाख रुपए का प्रिंटिंग का काम है वो मेरे ब्रदर के पास से मैं करवाता हूं. उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपए की. तो मैंने प्रिंट करवाया उससे 1 लाख रुपए का, मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए है. लेकिन मेरा ब्रदर है, जाना पहचाना है, इसलिए मैं लाख के सामने उसको दे रहा हूं 3 लाख रुपए. तो मैं पीएनएल में डेबिट कितना कर रहा हूं? 3 लाख रुपए. क्यों मैं ज्यादा दे रहा हूं उसको? क्योंकि 2 फायदे हैं. एक, मेरे बुक्स में 3 लाख डेबिट होंगे, यानी मुझे एक्स्ट्रा खर्चा मिल रहा है 2 लाख रुपए, और मेरी है पार्टनरशिप फर्म, ठीक है. तो मुझे 30% टैक्स बच जाएगा, 60,000 रुपए. और सामने जो मेरा ब्रदर है, ध्यान दे, जो मेरा है ब्रदर है वो 3 लाख रुपए लेगा, लेकिन उसके भी बिजनेस के एक्सपेंस रहेंगे, तो उसकी तो टैक्सेबल इनकम होने वाली नहीं, तो उसको तो टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है. तो फायदा क्या हुआ हमारे दोनों के अरेंजमेंट में? मुझे, जो मैं पेयर हूं, मुझे 60,000 रुपए टैक्स सेविंग हो गया. तो अगर इनकम टैक्स को ये मालूम पड़ जाएगा कि ये मैंने पेमेंट किया किसको, रिलेटिव को या स्पेसिफाइड पर्सन को, और अगर ये पेमेंट अनरिजनेबल है, एक्सेसिव है एज कंपेयर टू मार्केट वैल्यू, तो जो एक्सेस है, तो इस केस में एक्सेस क्या है? 3 लाख है मेरी बुक्स में डेबिट किया हुआ, और मार्केट वैल्यू कितनी है? 1 लाख. तो एक्सेस क्या है? 2 लाख रुपए जो है एक्सेस है, वो 2 लाख रुपए 48 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा. क्लियर? तो अब सवाल ये उठता है, ये स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? अब देखिए, बहुत लंबा लिस्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ओ 13 लिस्ट है. अगर आप, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊं आप पागल हो जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कहना क्या चाहता है. 13 लिस्ट है. और मजे की बात यह है कि बीइंग ए टैक्स प्रैक्टिशनर, being a chartered accountant, being an article assistant, we do not pay attention to this लंबा definition of specified person. हम कैसे डिसअलाउ करते हैं? ध्यान से सुने. जैसे मान ले आप मेहुल ठक्कर एंड कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है, मेरी पार्टनरशिप फर्म का. तो आप क्या करेंगे? जितने भी रिलेटिव, जितने भी ठक्कर दिखेंगे, सैलरी अकाउंट में जितने टक्कर दिखेंगे, या कोई खर्च में जितने टक्कर दिखेंगे, या मान लो कोई डिपॉजिट है मेरे फर्म में, उसमें मैंने इंटरेस्ट दिया है, जिस उसमें जितने ठक्कर दिखेंगे, जितने भी ठक्कर दिखेंगे, आप क्या कर देंगे? आप क्या कर देंगे? 48 में ऑडिट में रिपोर्ट कर देते हैं. ये गलत है. हो सकता है कि जो ठक्कर है वो मेरे रिलेटिव पार्टी नहीं भी हो सकती है, तो मुझे डेफिनेशन चेक करना होगा. लेकिन हम ऑडिट करते हैं तो क्या करते हैं? ऑडिट रिपोर्ट में जब ये क्लोज आता है, रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर करो, तो हम क्या करते हैं? जितने भी ठक्कर आए वो सारे ठक्कर आपने रिलेटिव या रिलेटेड पार्टी में लगा दिए हैं. गलत गलत गलत. आपको ये सेक्शन डिटेल में पढ़नी पड़े. अगर इसमें फॉल आ रहा है मेरा रिलेटिव या रिलेटेड पार्टी, तो ही आपको रिपोर्ट करना है. बट अनफॉर्चुनेटली, बीइंग एन ऑडिटर, बीइंग एन आर्टिकल असिस्टेंट, वी आर नॉट दैट मच ऑब्जेक्टिव टू रीड दिस सेक्शन इन डिटेल. ठीक है, तो ध्यान दें. अब मैं पढ़ने जा रहा हूं. 13 पॉइंट मैं भी नहीं पढ़ने वाला हूं, लेकिन कुछ पॉइंट को लेकर मैंने प्रैक्टिकल लिखे हैं, तब आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी कि ओ ये 13 पॉइंट पढ़ने चाहिए. मैं नहीं पढ़ूंगा आपके लिए, मैं कुछ पढ़ूंगा छोटे छोटे, और छोटे एग्जाम्पल बताऊंगा, और कुछ टेक्निकल एक आध पढ़ूंगा. ध्यान से देखें. इंडिविजुअल पेयर है, यानी खर्चा कौन कर रहा है, किसके बुक्स में खर्चे हैं, हु इज इनकरिंग एक्सपेंडिचर, वो पहला कॉलम है.
वो कौन है? इंडिविजुअल। और ये पेमेंट किसको कर रहा है? पेमेंट किसको कर रहा है? ध्यान दे, रिलेटिव को पेमेंट कर रहा है। और रिलेटिव की डेफिनेशन बताइए, ध्यान से पढ़े पॉइंट नंबर 3 में। रिलेटिव यानी कौन? हस्बैंड या वाइफ या आपके ब्रदर या आपके सिस्टर या आपकी लीनियन एसेंडेंट या डिसेंडेंट। लीनियन एसेंडेंट मीन्स आपके फादर मदर, उनके फादर मदर, दैट इज लीनियन एसेंडेंट। और डिसेंडेंट यानी आपके बच्चे, बच्चे के बच्चे यानी चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, ठीक है, आपकी वाइफ, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर। अगर आप उसको पेमेंट कर रहे हैं एज ए इंडिविजुअल बिजनेसमैन और अगर वो पाया गया अनरीजनेबल एक्सेसिव, तो क्या होगा? डिसअलाउ। उस तरह आप कंपनी है और पेमेंट कर रहे हैं, आप किसको पेमेंट कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं रिलेटिव ऑफ ए, यहां लिखने में थोड़ा गड़बड़ है, आप पेमेंट कर रहे हैं डायरेक्टर ऑफ द कंपनी या रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर। ध्यान दे, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी या रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर। उसी तरह आप पार्टनरशिप फर्म है तो पेमेंट कर रहे हैं आप पार्टनर को या रिलेटिव ऑफ पार्टनर ऑफ द फर्म। उसी तरह आप ईओपी हैं तो आप पेमेंट कर रहे हैं मेंबर ऑफ ईओपी या रिलेटिव ऑफ मेंबर। उसी तरह आप एचयूएफ हैं तो पेमेंट कर रहे हैं आप मेंबर ऑफ फैमिली या रिलेटिव ऑफ सच मेंबर। फिर नंबर 6 अब शुरू हुआ, आप कोई भी टैक्स पेयर है, यानी आप कंपनी हो या ईओपी हो या फर्म हो या आप एचयूएफ, कोई भी टैक्स पेयर हो और आप पेमेंट कर रहे हैं ऐसे इंडिविजुअल को जिसका आपके बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अब सवाल उठेगा, सर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मींस क्या? तो पॉइंट नंबर 4 पढ़े। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मींस ऐसा पर्सन जिसका आपकी कंपनी में 20% या उससे ज्यादा क्या है? बेनिफिशियल ओनरशिप है। और अगर आपकी कंपनी नहीं है, अगर आपकी फर्म है तो 20% प्रॉफिट या उससे ज्यादा उसका क्या है? हिस्सा है। तो वो पर्सन क्या कहलाएगा? पर्सन हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है? एनी टैक्स पेयर के हाथ में डिसअलाउंस होगा अगर वो पेमेंट करते हैं उस व्यक्ति को जिसका इसके बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है या उसके रिलेटिव। उस तरह लंबा है। नंबर 7, आप टैक्स पेयर और पेमेंट कर रहे हैं ऐसी कंपनी को जिसका आपके बिजनेस में सबसे इंटरेस्ट है या इस कंपनी के डायरेक्टर या इस कंपनी के रिलेटिव डायरेक्टर या ऐसी कंपनी इन विच फर्स्ट पर्सन कंपनी हैज व्हाट? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। बहुत लंबा चौड़ा है। अब 8 नंबर 9 नंबर पढ़ेंगे तो आप थकते जाएंगे, थकते जाएंगे, थकते जाएंगे। चिंता मत करें, आपको खुद ही पढ़ना है, लेकिन मैंने कुछ 9 नंबर को लेकर आपके लिए प्रैक्टिकल लिखा है। 9 नंबर क्या है, पढ़ते हैं। एनी टैक्स पेयर है वो ऐसी कंपनी को पेमेंट कर रहा है जिसका डायरेक्टर है, उसका सबसे इंटरेस्ट है इन द बिजनेस ऑफ टैक्स पेयर। या आप पेमेंट कर रहे हैं, सॉरी, टैक्स पेयर पेमेंट कर रहा है ऐसी कंपनी को वन ऑफ हुज डायरेक्टर हैज ए सबसे इंटरेस्ट इन द बिजनेस ऑफ टैक्स पेयर। तो पेमेंट हो रहा है कोई कंपनी को, या यहाँ पेमेंट हो रहा है उस कंपनी के डायरेक्टर को, और यह पेमेंट हो रहा है उस कंपनी के डायरेक्टर के रिलेटिव को। मैं एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से पढ़ें। प्रैक्टिकल नंबर 34। हमारे राम हैं और लक्ष्मण हैं, वो डायरेक्टर हैं अयोध्या लिमिटेड के। तो भगवान राम और उनके परम सेवक, 2 परम सेवक हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन जो ज्यादा परम सेवक हैं 3 हैं ऐसे तो, लक्ष्मण हैं, भरत हैं और हनुमान जी हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ डायरेक्टर कौन है? राम और लक्ष्मण है अयोध्या लिमिटेड के, ठीक है। और जो लक्ष्मण जी हैं उनका लंका लिमिटेड में 20% होल्डिंग है, ठीक है। यानी लक्ष्मण जी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है किसमें? लंका लिमिटेड में। अब ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर लंका लिमिटेड ने कुछ पेमेंट किया, ध्यान से पढ़ना। किसने? लंका लिमिटेड ने। लंका लिमिटेड ने गुड्स परचेज किए अयोध्या से 1,08,000 रुपए के, जबकि मार्केट वैल्यू थी सिर्फ 68,000। तो लंका इज पेइंग टू अयोध्या। अयोध्या कौन है? जिसके अंदर वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ लंका हैज गॉट व्हाट? वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ अयोध्या हैज गॉट व्हाट? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन लंका। तो वापिस बोल रहा हूं,
लंका पेमेंट कर रही है किसको? अयोध्या। अयोध्या ऐसी कंपनी है कि उसका जो डायरेक्टर है उसका लंका में क्या है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो ऐसी कंपनी कवर हो जाएगी। तो पहला पॉइंट समझ में आया? मैंने आंसर में लिखा है ऐसी कंपनी वन ऑफ हुज डायरेक्टर हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन व्हाट? लंका लिमिटेड। ठीक है, ऐसी कंपनी, उसको पेमेंट हो रहा है अयोध्या को, और ये पेमेंट क्या हो रहा है? अनरीजनेबल है। कितने अमाउंट का? 40,000 रुपए का। तो वो क्या हो जाएगा? लंका के हाथ में डिसअलाउ हो जाएगा। डिसअलाउंस किसके हाथ में होगा? लंका के हाथ में, क्योंकि उन्होंने 40,000 मार्केट वैल्यू से ज्यादा चुका है। फिर नंबर बी, लंका लिमिटेड ने और कुछ पेमेंट किया राम को। राम कौन है? अयोध्या के डायरेक्टर हैं। अयोध्या के दूसरे डायरेक्टर कौन है? लक्ष्मण है। ठीक है, और लक्ष्मण का क्या है? लंका में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो ये सेक्शन क्या कहती है कि लंका पेमेंट करती है अयोध्या को तो भी डिसअलाउ हो सकता है, लंका पेमेंट करती है लक्ष्मण जी को तो भी डिसअलाउ हो सकता है, और लंका पेमेंट करती है एनी डायरेक्टर ऑफ अयोध्या, तो राम भी क्या है? अयोध्या के डायरेक्टर है, तो वो भी क्या हो सकता है? डिसअलाउ। तो यहाँ लंका के जो सेना थी उन्होंने भगवान राम से सर्विस लिया कि कैसे ये एरो चलाया जाए, और उसका पेमेंट दिया राम भगवान को 52,000 रुपए, जबकि मार्केट वैल्यू है सिर्फ 40,000 रुपए। मार्केट वैल्यू सिर्फ क्या है? 40,000 रुपए है। ठीक है, तो जो 12,000 रुपए है वो भी क्या हो जाएगा? डिसअलाउ। क्यों? क्योंकि ये पेमेंट हो रहा है एनी डायरेक्टर ऑफ अयोध्या लिमिटेड हु इज ऑल्सो कवर्ड बाय 48(2), तो 12,000 रुपए क्या हो जाएगा? लंका के हाथ में डिसअलाउ। तीसरा है, लंका के यहाँ कोई बड़ा सेलिब्रेशन था, एनुअल डे था, और एनुअल डे पे जो लंका की सारी ब्यूटीज थी उनको ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस की जरूरत पड़ी, इसलिए उन्होंने सर्विस ली माता सीता जी की। किसकी? माता सीता जी। वो कौन है? डायरेक्टर है अयोध्या के, उनकी रिलेटिव है, उनकी वाइफ है। और माता सीता जी ने बहुत बड़ा बिल लगाया 9 लाख रुपए का, जबकि मार्केट में ऐसी सर्विसेज लेनी है तो कितने में मिलती है? 5 लाख रुपए में। तो माता सीता जी ने ज्यादा बिल लगाया क्योंकि माता सीता जी हैं, तो 4 लाख रुपए क्या है? एक्सेसिव है। ये पेमेंट किसको हो रहा है? रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ऑफ अयोध्या लिमिटेड। और अयोध्या लिमिटेड का लंका से क्या कनेक्शन है? क्योंकि लक्ष्मण जी हैं जो डायरेक्टर है अयोध्या के, उनका क्या है? लंका में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो इतना लंबा कनेक्शन है, तो सीरियल नंबर 9 में लिखा है, ऊपर वाला टेबल जो हमने देखा। तो 4 लाख रुपए क्या हो जाएंगे? डिसअलाउ हो जाएंगे। तो आइडियली जब आप ऑडिट करने बैठे, एज ए टैक्स प्रैक्टिशनर आप क्लाइंट को गाइड करने बैठे, तो आपको ये पूरी 13 आइटम पढ़नी है और इस तरह के प्रैक्टिकल सोचने हैं जो मैंने आपके लिए पूरा अयोध्या और लंका आपके सामने खड़ी कर दी। ठीक है, आगे चलते हैं। पैरा 5.25, पे अटेंशन। आई थिंक काम करते हैं, बहुत लंबे डिसअलाउंसेस हैं, 40A3 के बाद भी है, 40A7, 43 भी। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ लेक्चर को पहले खत्म करते हैं, और ये 40A3, 40A, अब देखते हैं आगे क्या है। 40A3 है, फिर 40A7 है, 40A9 है, 40A13 है, 43B है, वो अगले लेक्चर में हम देखते हैं। ठीक है, तो डिसअलाउंसेस को हम 2 हिस्सों में पढ़ लेते हैं। तो राइट नाउ वी आर एंडिंग दिस लेक्चर, वी विल सी 40A3 इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, थैंक यू।